सुमन, और कितना देर लगेगा तुमको तैयार होने में? तुमको मम्मी की आदत पता है ना, मम्मी बात बात पे नाराज हो जाती है। बस सुभाष, 2 मिनट रुको। आज साड़ी जो पहन रही हूँ ना, इतना तो मैं ऑफिस जाने के लिए भी टाइम नहीं लेती। मैं ड्रेस, जीन्स टॉप कुछ भी पहन के चले जाती हूँ। तुमको पता है ना, साड़ी पहनने की आदत छूट गई है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। कुछ टाइम के बाद सुमन साड़ी पहन के, सर में पल्लू रख के एक खूबसूरत अंदाज में दिखी। सुभाष बोला, अच्छी लग रही हो, पर जल्दी चलो, मम्मी का मूड है ना, पता है ना कैसा रहता है। दोनों जल्दी से कार में बैठकर चल दिए। 2 घंटे के बाद दोनों घर पर आए। बाहर से ही हॉर्न बजाने लगे। अंदर से माँ को पता चला सुभाष आया। माँ दौड़कर गई, दरवाज़ा खोली। सामने सुभाष को देखकर माँ के आँखों में खुशी के आंसू आ गए और कहने लगी, बड़ा जल्दी आया है। एक दिन तो आता है हफ्ते में, और वो भी आधा दिन वही निकाल देता है। हाँ माँ, सुबह से उठ के तैयार होने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना। आता हूँ ना, हर हफ्ते आता हूँ ना, सुभाष ने माँ को बोला। माँ बोली, तू माँ पर एहसान करता है, माँ से मिलने आता है, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करता। इस तरह से माँ ने भी चिढ़कर बोला, अच्छा माँ, यही बातें करती रहोगी कि अंदर भी लेके चलोगी? सुभाष ने बोला। तब सब लोग अंदर आए और हॉल में ही बैठ गए। माँ कहने लगी, मेरा तो चलता ना तो मैं तुझे घर से बाहर जाने ही नहीं देती, लेकिन करूँ क्या? देख कितना पतला हो गया है, वहाँ मैं नहीं हूँ ना तेरी देखभाल करने के लिए, मैंने तो दूसरों को सौंप दिया है ना। माँ अपनी बहू सरोज की तरफ इशारा करते हुए ताने भरी आवाज़ में बोली। सुभाष ने बात को बदलते हुए कहा, माँ आज खाने में क्या बना है? माँ ने कहा, रुक लाती हूँ, तेरे लिए खाना तैयार है। सुमन कहती है, माँ आप बैठो ना, मैं लेके आती हूँ। तो माँ कहती है, नहीं, मैं भी इतनी बूढ़ी नहीं हो गई हूँ, बना के मैं ही रखी हूँ, मैं ला भी सकती हूँ। अंदर जाकर माँ सुभाष के लिए खाना लेकर आती है। वहीं सब लोग बैठ के खाना खाते हैं। तभी सुभाष बोलता है, माँ चाय पीने का मन हो रहा, लेकिन आप नहीं बनाओगी, सुमन जाके किचन में बनाएगी। आप बैठो ना माँ, मुझे आपसे कुछ बात करना है। सुमन किचन में चली जाती है। तभी सुभाष कहता है, माँ आप इतना सुमन के ऊपर क्यों चिढ़ती रहती हो? आपको पता है ना कि मैं अपनी जॉब के लिए वहाँ गया हूँ, मैं सुमन के साथ थोड़ी न गया हूँ, ना कि मुझे सुमन वहाँ ज़बरदस्ती लेकर गई है। मेरा वहाँ ट्रांसफ़र हुआ है माँ, इसलिए। और वैसे भी मैं हर हफ्ते मिलने आता हूँ ना। सुमन आपसे बहुत प्यार करती है, कभी पापा मम्मी की बुराई नहीं करती, लेकिन मैं देखता हूँ आप हमेशा सुमन के ऊपर चिढ़ती रहती हो, कभी उसे अपनी बहू की तरह नहीं मानती हो। माँ ने कहा, तुम अपनी बहू की, अपनी पत्नी की तरफदारी करने के लिए उसे यहाँ से भेजे हो? मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ बातें करोगे। मुझे पता है उसने तुम्हें अपने बस में कर लिया है। माँ फिर से चिढ़कर बोलने लगी। इतने में सुमन दोनों हाथ में पकड़े हुए चाय का ट्रे आ जाती है और सबको चाय देकर साथ में सभी लोग बैठकर चाय पीते हैं। फिर सुभाष कहता है, माँ अब चलने का टाइम हो गया है, फिर अगले संडे ज़रूर आएंगे। इस तरह से सब लोग चल देते हैं। घर पहुंचकर सुभाष अपनी माँ को कॉल करता है, माँ मैं सुरक्षित पहुंच गया हूँ। इधर पूरे हफ्ते माँ को इंतज़ार रहता है कि कब मेरा बेटा आएगा। वहाँ पहुंचकर सुमन अपनी सहेली को फ़ोन लगाती है और कहती है, यार कल मैं अपनी सास से मिलने गई थी, लेकिन मेरी सास का भी ना क्या है, जब भी जाती हूँ तो पूरे हफ्ते भर की बात मेरी सास एक ही दिन बोल देती है। इतना ताना मारती है कि लगता है कि मैंने कितना बड़ा जुर्म कर लिया है। अरे मैंने उनके बेटे को थोड़ी ना उनसे अलग किया है, उनके बेटे की नौकरी है इसलिए तो बाहर आए हैं। मैं कहाँ बोलती हूँ, अगर उन्हें घर में बैठा के रखना है तो अपने बेटे को घर में ही रखे ना। और मैं भी तो जॉब करती हूँ, इसीलिए देखो मेरी दूसरी जगह पोस्टिंग हो रही थी, फिर भी मैंने अपने पति के साथ ही करवा लिया। भले ही मैं प्रमोशन ना लूँ, लेकिन दोनों साथ में ही है ना। सुमन की सहेली ने कहा, यार तूने प्रमोशन ना लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। आज देख प्रमोशन लेती, तेरी तरक्की होती, तेरी सैलरी बढ़ती, लेकिन तूने तो लिया ही नहीं। लेकिन अपनी सास की बातों पे क्या नाराज़ होना, सबके घर में वही हाल है।
सास लोग ऐसा ही करती है। एक दिन की तो बात है, कौन सा तू रोज़ रोज़ सास के पास जाती है, हफ्ते में एक दिन जाती है तो सुन लिया कर। सुमन कहती है, हाँ हाँ, हफ्ते भर की बात मेरी सास एक ही दिन में सुना देती है, और जब सुन के आती हूँ ना तो उसे भुलाने में पूरा हफ्ता ही निकल जाता है और फिर एक पहुँच जाती हूँ। इस तरह से दोनों सहेलियाँ आपस में बात कर रही होती हैं। तभी सुभाष आता है और कहता है, सुमन तुम अपना और घर का ध्यान रखना, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जाऊंगा, मुझे कंपनी बाहर भेज रही है कुछ काम से। सुमन कहती है, मुझे भी ऑफिस जाना रहता है तो मैं अकेले ही जाऊंगी, छोड़ दिया करते थे लेकिन अभी 2-3 दिन नहीं रहोगे। सुभाष कहता है, तुम किसी तरह से कोई ऑटो या टैक्सी करके प्लीज़ चली जाना, देखो मेरा कंपनी की तरफ से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, और हाँ देखो मेरे जाने के बाद माँ को भी बोल देना कि मैं बाहर चला गया हूँ और इस संडे में नहीं आ पाऊँगा, लेकिन तुम इस संडे माँ से मिलने ज़रूर जाना, कम से कम तुम चली जाओगी ना तो माँ को अच्छा लगेगा, और नहीं तो फिर माँ सोचेगी कि दोनों ही नहीं आए, कुछ बहाना बना दिए होंगे। माँ कभी विश्वास नहीं करेगी कि मैं बाहर गया हूँ, इसीलिए तुम नहीं आए। सुमन कहती है, ठीक है बाबा, मैं अकेले ही चली जाऊँगी, और वैसे भी तुम्हारी माँ ताना तो मारेंगी तो मैं सुन लूँगी। इस तरह संडे आता है। सुमन माँ से मिलने संडे को आती है। माँ अपने बेटे का इंतज़ार करके बैठी रहती है कि आज मेरा बेटा सुभाष कभी भी आएगा, उसके पसंद का खाना भी बना के रखती है, आखिर करे क्यों ना, इकलौता बेटा जो है, इसीलिए माँ को बहुत चिंता रहती है, इंतज़ार रहता है, माँ की आंखों का तारा जो है। लेकिन नौकरी करने के बाद सुभाष को दूसरे शहर में रहना पड़ता है, और इधर सुभाष की पत्नी भी नौकरी करती है, उसे भी उसी शहर में जॉब मिलती है। हालांकि उसका प्रमोशन हो जाता है, कंपनी उसे दूसरे शहर में भेजती है, लेकिन उसने अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करके अपने पति के शहर में ही रहने के लिए बोल देती है। उसकी कंपनी के बॉस बहुत अच्छे रहते हैं, इसीलिए उसे दूसरे शहर में नहीं भेजते। इस तरह से कंपनी दोनों की अलग अलग रहती है, लेकिन दोनों पति पत्नी एक ही शहर में जॉब करते हैं, इसीलिए दोनों संडे को माँ से मिलने आया करते हैं। लेकिन आज सुभाष नहीं आया। माँ अपनी पलके बिछाए बैठी हुई है। माँ ने सुभाष के पास ये बहुत कुछ खाना भी बनाया है। जब सुमन अकेले ही घर के अंदर आती है, तभी माँ कहती है कि सुबह क्यों नहीं लाई। सुमन कहती है, माँ जी आज वो कंपनी के काम से दूसरा दिन है, बाहर गए हुए हैं, उन्होंने कहा कि तुम अगले ही माँ से मिलकर आ जाना, नहीं तो माँ को बुरा लगेगा। हाँ, माँ को बुरा लगता है ना, इतना सोचता है सुभाष। उसे ये नहीं लगता है कि माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, माँ मुझे याद कर रही है। इस तरह से माँ ने फिर ताने भरे शब्द में बोला। सुमन ने बात को चेंज करते हुए कहा, अच्छा मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाई है? मुझे पता है आप सुभाष के पसंद का ही खाना बनाई होंगी, क्या आप लोगों ने खाना खाया? मम्मी कहती है, नहीं, मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी तुम लोगों का। तब सुमन कहती है, अच्छा आप लोग बैठिए, मैं खाना निकल कर लाती हूँ और सब लोग साथ में खाएंगे। सुमन किचन से खाना लेकर आती है और सब लोग साथ में बैठकर खाना खाने बैठ जाते हैं। सुभाष की माँ का मन खाने में नहीं लगता, उसे बार बार अपने बेटे की याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि मैंने सुबह से तैयारी किया, अपने बेटे की पसंद का खाना बनाया, लेकिन वही नहीं आया। अब मुझे ये खाना खाना पड़ रहा है उसके बिना। इस तरह से बिना मन के सब लोगों ने खाना खाया, लेकिन सुभाष की माँ का मन अभी भी बहुत बेचैन हो रहा था। जैसे ही सुमन अपने कमरे में जाती है तो सुमन का फ़ोन आ जाता है। हेलो, कौन? सामने से आवाज़ आती है, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, क्या आप सुमन बोल रही हैं? हाँ हाँ बोलिए ना, मैं सुमन बोल रही हूँ, आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए, आपके पति सुभाष का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। इतना सुनते ही सुमन के हाथों से मोबाइल बेड में ही गिर जाता है। सुमन किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए मोबाइल उठाती है और अपने भाई को तुरंत कॉल करती है, भैया जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है। सुमन के भाई ने बोला, हाँ अभी पहुंचता हूँ। सुमन हड़बड़ी में घर से निकली और हॉस्पिटल पहुंचकर क्या देखती है
कि सुभाष बुरी तरह से घायल है, उसके सिर में पट्टियाँ बंधी है, उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया था। सुभाष की आंखें लाल, चेहरे में कई जगह दाग लाल पीले हो रहे थे। उसे देखते ही उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुमन ने कहा, क्या हुआ? आप तो बाहर गए थे, फिर आपको कैसे हो गया? कब आए आप? और आप मुझे कुछ बताए क्यों नहीं? डॉक्टर ने कहा, ज़्यादा हिलाओ डुलाओ मत, बहुत ज़्यादा चोट लगी है, जो बातें करना है शांति से करो। सुभाष ने बड़ी कोशिश की बात करने की, तभी उसने कहा, सुमन, अब मैं नहीं बच पाऊँगा, तुम मेरे पापा मम्मी का ध्यान रखना। शायद ये हमारी और तुम्हारी अंतिम मुलाकात होगी। तुम मुझे वादा करो, मेरे माता पिता का ध्यान रखोगी ना? सुमन ने रोते हुए कहा, सुभाष, हम दोनों साथ में ध्यान रखेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम कैसी बातें करते हो? इतने में डॉक्टर और नर्स आ गए। उन्होंने कहा, आप छोड़िए, इन्हें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना है। नर्स सुभाष को ओटी में लेके चली गई। तभी सुमन ने कहा, भैया, सास ससुर को भी मेरे फ़ोन कर दो, क्योंकि सुभाष उन्हें बहुत याद कर रहा था। कुछ घंटे बाद सुभाष को ओटी से निकालकर आईसीयू में भर्ती कर दिया गया था। इसीलिए सुमन ने कहा, भैया, पापा मम्मी की वे मत बताना कि सुभाष आईसीयू में भर्ती है। कुछ टाइम के बाद जब सुभाष के मम्मी पापा आए तो सुभाष को इससे अचेत हालत में देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरे बेटे को नॉर्मल सी चोट लगी है? मेरा बेटा तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तुम लोगों ने पहले बताया क्यों नहीं कि ये आईसीयू में है? मुझे इससे बात करना है, मुझे इससे बोलना है, लेकिन ये तो बेहोशी की हालत में है, कुछ बोल ही नहीं रहा। सुभाष की मम्मी पापा दोनों सुभाष को पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसने अंतिम बार भी अपने माता पिता से बात नहीं किया, शायद देर हो चुका था। फिर नर्स सिस्टर लोग मिलकर उनके मम्मी पापा को आईसीयू से बाहर निकाल देते हैं। बाहर एक तरफ सुमन फूट फूट कर रो रही थी, दूसरी तरफ उसके सास ससुर। हॉस्पिटल में पूरा दुख का माहौल छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इस परिवार का पूरा सब खत्म हो चुका है। तभी सुमन के पापा आईसीयू में जाते हैं, जो एक डॉक्टर ही थे। तो वो अंदर जाकर बोलते हैं कि तुम लोग रोना बंद करो, मैं पता करता हूँ कि सुभाष कैसा है। वो अंदर जाते हैं और कुछ ही मिनट के बाद आईसीयू से बाहर आकर कहते हैं अपने लड़के से कि तुम सुमन को और सुमन के सास ससुर को सबको अपनी कार में बिठाओ और लेके जाओ इनको घर पे। इनको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ हूँ ना सुभाष के साथ। सब लोग यहाँ सुबह से आकर परेशान हो, चलो सब लोग घर पे जाओ। सुमन कहने लगी, नहीं पापा, मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊँगी। इधर सुभाष के मम्मी पापा भी कहने लगे, नहीं नहीं समधी जी, मैं भी नहीं जाऊँगी, हम लोग अपने बेटे को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? नहीं नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आप लोग चलिए। आप लोग यहाँ इस तरह से रोएंगे तो सुभाष जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा, चलिए। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर सुभाष के मम्मी पापा और सुमन घर चले जाते हैं। इधर सुमन की मम्मी पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आखिर सबको आपने घर क्यों भेज दिया? तब वो कहते हैं कि देखो, अब सुभाष इस दुनिया में नहीं रहा, और अगर इन लोगों को यहाँ पर बता दिया जाएगा ना कि सुभाष इस दुनिया में नहीं है, तो इन लोगों का घर पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहीं पर ये फूट फूट के रोएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, घर नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए तो मैंने बताया। जब गाड़ी घर पर तक पहुँची तभी सुभाष के मम्मी पापा ने क्या देखा कि वहाँ पर बहुत सारे नाते रिश्तेदार पहले से ही बैठे हुए थे और रोने की कोलाहल मची हुई थी। सुमन भी देखने लगी कि ये क्या, मेरे आने से पहले मेरे घर पे इतने रिश्तेदार। उसने कहा, भैया सच बताओ, बात क्या है? तब सुमन के भाई ने कहा, देखो, अब सुभाष इस दुनिया में नहीं रहे, वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं। सुमन इतना सुनते ही ज़ोर से चिल्लाई, नहीं भैया, और वहीं बेहोश हो गई। सुमन को उसके भाई
उठाकर बाहर लेके आए। वहाँ पर बैठे हुए रिश्तेदारों ने उसके मुंह में पानी के छींटे मारे और बार बार होश में लाने की कोशिश करे। जब ही सुमन होश में आती फिर सुभाष का नाम लेकर रोने लगती और फिर बेहोश हो जाती। यही माहौल बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक छाया हुआ था। कुछ ही घंटों के बाद सुभाष की मुर्दा शरीर को घर लाया गया। वहाँ पर रिश्तेदारों के द्वारा उसके बॉडी को नहलाया गया। उसे सफ़ेद कपड़े से लपेटकर उसकी अर्थी तैयार की गई और उसे अंतिम संस्कार के लिए लेके चल दिए। घर के अपने रिश्तेदार और माता पिता और सुमन का तो हाल ऐसा था कि भगवान इस दुनिया में ऐसा कष्ट किसी को ना दे। और कुछ ही घंटों के बाद दाह संस्कार करने जो लोग गए थे वो भी वापस आ गए थे। अब घर में भी अभी भी उसी तरह से कोलाहल, रोने की आवाज़ मची हुई थी। कुछ नात रिश्तेदार जो रुकने वाले थे वो रुक गए और जो आसपास के थे वो चले गए। सुमन के मम्मी पापा और उसके भाई भी उसी घर में रुके हुए थे। वो एक आध बार सुमन को पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुमन है कि ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को तैयार थी। सुमन के सास ससुर का भी यही हाल था। उनका जो इकलौता बेटा था। सुमन रोते हुए अपनी सास के पास गई और लिपट कर रोने की कोशिश कर रही थी, लिपटना चाहती थी, लेकिन सुमन के सास ने कहा, मुझसे दूर हट जा, मैं तो तुझे पहले ही नहीं जानती थी कि तू ऐसी है कि मेरे बेटे को खा जाएगी। तू मेरे बेटे को खा गई ना। काश तू इस घर में नहीं आई होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। मेरी नज़रों के सामने से तू दूर हो जा, अब कभी मेरी नज़र के सामने मत आना। सुमन वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी और फिर रोने लगी। किसी तरह से आज 13वीं का दिन था। 13वीं के दिन सुभाष के मम्मी सुभाष के पापा से कह रही थी कि देखो जी, अब इस लड़की का मुझे मुंह नहीं देखना। इसे बोल दो कि 13वीं हो जाए, सारे इसके काम ख़त्म होने के बाद यहाँ से अपने मम्मी पापा के साथ ही चली जाए। मैं इसे एक दिन अपने इस घर में नहीं देखना चाहती, नहीं रखूँगी मैं इस लड़की को। इसकी वजह से आज मेरा इकलौता बेटा दुनिया से चला गया है। ये सारी बात सुमन के पापा सुन रहे थे। वो सुमन को बोले, बेटा अब तू हमारे साथ चलेगी, मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ूंगा। देख रही है तेरी सास की क्या नीयत है। तेरी सास तेरे पति के जो मरने का दोष है वो सब तेरे ऊपर ही लगा रही है, लेकिन भगवान के बिना तो कुछ नहीं होता ना, इसमें तेरी क्या गलती है। सुमन ने कहा, पापा भगवान के लिए आप चुप हो जाइए प्लीज़, ये बातें हम बाद में भी देख लेंगे। अभी तो घर में इतने नात रिश्तेदार हैं, सब कुछ चल रहा है। पापा आप शांत रहिए, मम्मी पापा को कुछ मत बोलिए। मेरे सास ससुर अपने बेटे के गम में हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह से 13वीं 16वीं जो भी होता है वो सब कुछ खत्म होने के बाद सुमन के पापा जाने लगे। तब उन्होंने कहा, सुमन मेरे साथ चलोगी। सुमन के सास ने कहा, हाँ हाँ समधी जी, अब तक तो आपने सोच भी लिया होगा कि आपकी बेटी की शादी भी करनी है, क्योंकि अभी अभी तो इसकी शादी थी। आप इसे यहाँ से लेकर जाइए और इसकी दूसरी शादी कर दीजिए, मेरे घर पे इसे आप छोड़ के मत जाइए। सुमन ने कहा, नहीं पापा जी आप अपने घर जाइए, मैं अपने घर में हूँ, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मैं अपने सुभाष के अंतिम वचन को कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा था कि सुमन तुम मेरे माता पिता का ध्यान रखना, मेरे बाद अब तुम ही उनकी बेटी हो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने सास ससुर की सेवा करूंगी, उनका ध्यान रखूंगी, आप लोग जाइए। इतनी कड़ी बात सुनकर सुभाष के मम्मी पापा सहम गए। उन्होंने सोचा कि ये लड़की जिसे मैं आज तक कलंकिनी पापिनी समझता था, ये आज मेरे बेटे के एक वचन के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने को तैयार है, हमारे सेवा के लिए। तब सुमन की सास ने कहा, ठीक है, अगर तुम रहना चाहती हो, तुम मेरे मरे हुए बेटे के वचनों का पालन करना चाहती हो तो तुम यहाँ रुक जाओ, लेकिन जब भी तुम्हारा इरादा बदले
तुम अपने पापा को बुलाकर यहाँ से चली जाना। ये सारी बातें सुनकर सुमन के मम्मी पापा वहाँ से चले गए। अब तो सुमन सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती और अपने सास ससुर के लिए खाना बनाती। एक दिन सुमन के ससुर ने कहा कि बेटी, अब तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं घर में रहकर वैसे भी अकेला परेशान हो रहा हूँ। तब सुमन ने कहा, नहीं पापा जी, आप मम्मी का ध्यान रखिए, आप क्यों नौकरी करेंगे, मैं हूँ ना, मेरी नौकरी है ना, जो मेरी नौकरी है उसी से हमारा घर चलेगा। और वैसे भी अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं वो फ्लैट खाली करवा देती हूँ और अपने ऑफिस में जाकर आज ही रिज़ाइन कर दूँगी। इसी शहर में मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगी, जिससे मैं आप लोगों के पास में भी रहूँगी और जॉब भी करती रहूँगी। यही सोचकर सुमन अपने ऑफिस में जाती है और अपने बॉस से कहती है कि सर, मेरे पति तो अब रहे नहीं, मेरे सास ससुर अकेले पड़ गए हैं, अब मैं उनके साथ रहूँगी, इसीलिए आप मेरा ये रिज़ाइन मंजूर कीजिए, मैं कहीं और जॉब करूँगी अपने शहर में। बॉस अच्छे होते हैं, वो कहते हैं, नहीं सुमन, तुमको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इतने दिनों से हमारे इस कंपनी को सहयोग दे रही हो, मेहनत और ईमानदारी से काम कर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये नौकरी नहीं छोड़ने दूंगा। हाँ, रही बात आने जाने की, तो तुम ये लैपटॉप पकड़ो कंपनी की तरफ से और ऑनलाइन काम करना इसी लैपटॉप से। हाँ, बीच में अगर कभी कुछ ज़रूरत हुई तो तुम आ जाना, या कि कंपनी की तरफ से कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास आ जाएगा। इस तरह से सुमन ने कहा, ठीक है सर, आप यदि ऐसा चाहते हैं तो। सुमन अब घर से ही नौकरी करने लगी। अपने सास ससुर के लिए भी वो अच्छा टाइम निकालती थी। एक दिन कंपनी के काम से ही उसके बॉस घर पे आए। सुमन ने उनका स्वागत किया। सास ससुर ने भी सुमन के आने को कहा और कहा, बेटा, आप मेरे घर आए हो, हम लोग धन्य हो गए, आप मेरी बहू के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हो, उसे घर से काम करने का जो ऑफ़र दे दिया, नहीं तो आज मेरी बहू उस शहर में अकेले कैसे होती। बॉस अच्छे हैं, उन्होंने कहा, नहीं आंटी अंकल, आप लोग भी तो मेरे माता पिता जैसे ही हैं, आप लोग चिंता ना करें, जो भी कुछ रहेगा हम ज़रूर आपकी सहायता के लिए खड़े हैं। बॉस किस तरह से बातें सुनकर उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। फिर इसी तरह से कंपनी के काम से 2-3 बार बॉस घर आए। सुमन की सास ने देखा कि सुमन जब बॉस के साथ होती है तो बहुत खुश रहती है। तब उसने सुभाष के पिताजी से कहा कि ऐसा लगता है कि सुमन भी अपने बॉस को पसंद करती है, क्यों ना हम दोनों की शादी करवा दें। तभी सुमन के ससुर ने कहा कि ठीक है, सुमन से तुम बात कर लो। सुमन की सास ने सुमन से बात करना चाहा तो सुमन ने कहा, मम्मी आप ये क्या बातें कर रही हो, मैं तो इसलिए खुशनुमा बातें करती थी ताकि मेरे सर को बुरा ना लगे कि मैं हमेशा गम में रहती हूँ, कंपनी के काम में मन नहीं लगाती। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं आप लोगों की सेवा करूँगी, आप लोगों के साथ हमेशा रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। इस तरह से एक दिन सर का फ़ोन आया कि सुमन तुम तैयार रहना, हम लोग एक मीटिंग में जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से ही ले लूँगा। सुमन ने कहा, सर मैं एक विधवा औरत हूँ और आप इसी तरह से बार बार मेरे घर पर आएंगे तो लोगों का मेरे ऊपर गलत नज़र पड़ रही है, लोग हमारे और आपके बीच गलत सोच रहे हैं। सर प्लीज़, मैंने इसीलिए कहा था कि यदि ऐसा मुमकिन नहीं है तो आप मेरी ये नौकरी छुड़वा दीजिए, मैं कहीं और जॉब ढूंढ लूँगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जॉब जिसमें मेरे संस्कारों पर, मेरी इज्जत पर दाग लगे। प्लीज़ आप मत आइए, मैं ही ऑफिस आके काम कर लूँगी। बॉस ने कहा, कोई बात नहीं सुमन, तुम अपना काम करो, नहीं आऊँगा, मैं ऑनलाइन ही देख लूँगा। इस तरह से सुमन ने फिर अपने काम में मन लगा दिया। एक दिन सुमन की सास ने सुमन के पापा से कहा कि समधी जी, सुमन की शादी क्यों न उसके बॉस से करवा दी जाए। उसके पापा ने भी सुमन से बात किया, लेकिन सुमन ने सब कुछ इनकार कर दिया, बोला मुझे नहीं करनी शादी। फिर अब तो वो लोग सोचने लगे कि सुमन हमारे लिए कितना कुछ करती है,
ये लड़की तो हमारे लिए अपनी नौकरी पर भी दांव लगा दी है। ये लड़की क्या करेगी, इसका भविष्य कैसे चलेगा? आखिर हम लोग कब तक हैं? बूढ़े सास ससुर कब तक इसके साथ रहेंगे? इसको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। इस तरह से सुमन के सास ससुर आपस में सोचने लगे। फिर एक दिन सुमन के ससुर ने कहा कि हम लोग अब ये घर छोड़ के चले जाएंगे, तभी सुमन अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। उन्होंने उसी रात अपना थोड़ा सा सामान लिया और सब कुछ छोड़कर रातों रात घर से निकल गए। सुमन जब सुबह चाय लेकर अपने सास ससुर के कमरे में जाती है तो वहाँ बेड पर खाली एक चिट्ठी पड़ी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, सुमन बेटा, हम लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम हम लोगों को ढूंढने की कोशिश मत करना। तुम हमारे रहते अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाती। हम दोनों तुम्हारी ज़िंदगी में एक बाधा बन के बैठे हुए हैं। तुम अपना ध्यान रखना और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। सुमन ने जैसे ही ये खत पढ़ा वहीं ज़मीन पर निढाल होकर गिर पड़ी। कहने लगी, पापा मम्मी, आप लोग भी मुझे छोड़कर चले गए। सुभाष तो मुझे छोड़कर चला ही गया था। अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो मुझे एक न एक सज़ा मिलती ही जा रही है। आधे घंटे के बाद उसके पापा मम्मी भी उसके पास आ गए। तभी सुमन ने कहा, पापा मम्मी, आप दोनों को पता था कि मेरे सास ससुर घर छोड़कर जाने वाले हैं, फिर आप लोगों ने बताया नहीं? तभी सुमन के पापा ने कहा, नहीं बेटा, मुझे नहीं पता था। मुझे तो 1 घंटे पहले कॉल आया, किसी स्टेशन के पीसीओ से आया कि आप अपनी बेटी को संभालने अपने घर चले जाओ। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, इसलिए मैं आया। अब बताओ बेटा, इसमें तुम्हारे सास ससुर की और मेरी क्या गलती है? सुमन ने कहा, पापा, किसी की कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी ज़िंदगी की है, मेरे नसीब की है। अब सुमन वहाँ ऐसे 2 रास्ते पर खड़ी है, क्या करे? अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए या कि अपने सास ससुर को ढूंढने जाए? खुद उसकी समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये कहानी यहीं से ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलती हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना, अपने सास ससुर का भी ध्यान रखना। जीवन में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं।